दोस्तों काफी सारी ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं जिन्हें आप मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर शायद ही देख पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। कुछ ही घंटे पहले यूनाइटेड नेशंस में रसिया यूक्रेन मुद्दे पर एक अहम वोटिंग हुई और भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया, यह समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि असल मामला था क्या। दरअसल 2022 में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से यूक्रेन लगातार आरोप लगाता आया है कि रूस जिन इलाकों में पर कब्जा कर रहा है, वहां से यूक्रेनियन बच्चों को किडनैप करके रूस भेज रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रशियन फोर्सेस ने ग्रुप होम, ऑर्फनेज, हॉस्पिटल्स, बोर्डिंग स्कूल और केयर इंस्टीट्यूशन तक से बच्चों को उठा लिया है। कई बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो गए हैं, कुछ के पेरेंट्स की मौत हो गई है, कई हॉस्पिटलाइज। शुरुआत में यूक्रेनियन पेरेंट्स को यही बताया गया कि बच्चों को बार जोन से सुरक्षित जगह इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन वक्त बीतने के बाद भी उन्हें उनके बच्चे वापस नहीं मिले। यूक्रेन का दावा है कि अभी भी 6395 यूक्रेनियन बच्चे रसिया की कैद में हैं और करीब 20,000 केस ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब बात करते हैं रसिया के स्टैंड की। रूस का कहना है कि बच्चों को किडनैप नहीं किया गया, बल्कि वॉर जोन से सेफली रेस्क्यू किया गया ताकि वे कॉम्बैट जोन से दूर रहें। रसिया के अनुसार जिन बच्चों को उन्होंने उठाया बेहद खतरनाक जोन में थे और यूक्रेन खुद उन्हें सुरक्षित निकालने में नाकाम साबित हुआ था। रसिया यह भी कहता है कि संख्या को लेकर यूक्रेन बेवजह एग्जैजरेट कर रहा है। वास्तविकता में केवल 339 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने कॉम्बैट जोन से हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया है। आज यह पूरा मुद्दा यूएनजीए में एक रिजोल्यूशन के रूप में आया, जिसमें रूस पर दबाव डाला गया कि जो भी बच्चे बार जोन से ट्रांसफर करके रसिया लाए गए हैं, उन्हें वापस यूक्रेन को लौटाया जाए। वोटिंग के नतीजे कुछ ऐसे रहे। 91 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया यूक्रेन का समर्थन, 12 देशों ने इसका विरोध किया रसिया का समर्थन, जिसमें बेलारूस और ईरान भी शामिल थे, जबकि 57 देशों जिनमें भारत और चीन भी थे ने एब्सटेन किया, यानी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन भारत ने वोट डालने से परहेज किया। कुल 57 देश भारत के साथ इस कैटेगरी में थे। अब चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर, जो आ रही है भारत और श्रीलंका से। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आर्टिकल, इसका रेफरेंस है ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया। इंडियन आर्मी की मेडिकल विंग ने श्रीलंका में एक फुल्ली ऑपरेशनल फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर दिया है, जहां सर्जरी तक की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर्स के साथ साथ इंजीनियर्स की स्पेशल टीमें भी श्रीलंका भेजी गई हैं। श्रीलंका में कई ऐसे ब्रिजेस टूट चुके थे जिन्हें रिप्लेस करने के लिए भारत पहले ही बैले ब्रिज सिस्टम भेज चुका है और अब उनकी रिक्वेस्ट पर और भी सिस्टम भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार साइक्लोन और फ्लड्स की वजह से 486 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 341 लोग लापता हैं। श्रीलंका सरकार का कहना है कि हुई तबाही से उबरने के लिए $6-7 बिलियन की मदद की जरूरत पड़ेगी और उन्हें उम्मीद है कि इस रिकवरी में भारत आगे बढ़कर उनकी सहायता करेगा। इसके अलावा श्रीलंका अन्य देशों से भी एड जुटाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। इजराइल इस समय भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा है कि भारत भी हमास को एक आतंकी संगठन घोषित करे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आर्टिकल, इसका रेफरेंस है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन के बाद अब इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी भारत से यह औपचारिक रिक्वेस्ट कर दी है और साथ ही भारत को यह भी याद दिलाया कि हमने भी भारत के लिए ऐसा किया है। इजराइल के मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि भारत को अब सीरियसली हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हमने कई साल पहले लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया था और भारत को भी इसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इजरायली ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि हमास के लिंक्स लश्कर ए तैयबा के साथ हैं और हमास, हिजबुल्लाह, अन्य आतंकी संगठनों का एक ग्लोबल नेटवर्क बना हुआ है के जरिए दुनिया भर में हमले प्लान किए जाते हैं। अगर भारत हमास को टेररिस्ट घोषित करता है तो सिर्फ एसेट्स फ्रीज या एंट्री बैन नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह क्लियर सिग्नल जाएगा कि भारत को भी हमास की असलियत पता है और हमास का कोई भी ऑपरेटिव भारत की धरती पर कदम न रख सके। यह दूसरी बार है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जब इजराइल ने भारत से यह रिक्वेस्ट की है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे इजराइल बार बार हाईलाइट कर रहा है, लश्कर ए तैयबा। लश्कर ने कश्मीर में कई हमले किए। 2000 में लाल किले पर अटैक, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और बदनाम 26/11 हमला भी इसी संगठन ने करवाया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल ने लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नवंबर 2023 में घोषित किया, यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमला होने के अगले ही महीने। तो सवाल उठता है कि इजराइल ने इतने सालों तक लश्कर को टेररिस्ट क्यों नहीं माना और हमले के बाद ही क्यों? क्या भारत पर प्रेशर बनाने के लिए? देखा जाए तो हमास को टेररिस्ट घोषित करना भारत का सही कदम होगा, लेकिन इजराइल की टाइमिंग और पॉलिटिकल एंगल को भी समझना जरूरी है। क्या दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देना चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
नेक्स्ट अपडेट भारत और रूस से आ रही है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब रशियन नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई वीजा दिया जाएगा, यानी रशियंस बिना किसी वीजा टेंशन के भारत में घूम सकेंगे। इससे पीपल टू पीपल कनेक्शन मजबूत होगा और भारत रूस भी टूरिज्म भी काफी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट अपडेट है भारत में टोल सिस्टम को लेकर। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन पूरे भारत में अगले 1 साल के अंदर पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में बताया, अभी देश में 10 टोल प्लाजा इस नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस हो चुके हैं और अगले साल तक सभी टोल प्लाजा पर यह सिस्टम लागू हो जाएगा और इसके बाद किसी भी गाड़ी को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। यह देश की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है राहुल गांधी और विदेशी नेताओं से मीटिंग्स को लेकर। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भारत सरकार उन्हें विदेश से आने वाले डिग्निटरीज से मिलने नहीं देती, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। पिछले 1.5 साल के भीतर ही राहुल गांधी, जो इस समय लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, 5 बड़े विदेशी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। 10 जून 2024 बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से, अगस्त 2024 वियतनाम के प्रधानमंत्री से, 21 अगस्त 2024 मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से, 16 सितंबर 2025 मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से और 8 मार्च 2025 न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से। अब असल प्रोटोकॉल यह है कि किसी विदेशी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलना है या नहीं, यह भारत तय नहीं करता। यह फैसला सामने वाला देश खुद तय करता है। अगर रिक्वेस्ट आती है, विदेश मंत्रालय मीटिंग अरेंज करता है। अगर रिक्वेस्ट नहीं आती, मीटिंग नहीं होती। बिल्कुल सिंपल प्रोटोकॉल। लेकिन राहुल गांधी शायद पुतिन की मीटिंग की एक्साइटमेंट में अपनी पिछली 5 मीटिंग्स भूल गए होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की मीटिंग हर डिग्निटरी से कराना जरूरी है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।